ऊंचे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी घाटियां दिखने में जितनी शांत लगती हैं, इनका इतिहास उतना ही रहस्यमयी और नाटकीय रहा है। आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल के उस रोमांचक इतिहास की, जो सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, कूटनीति और एक बेमिसाल एकीकरण की कहानी है। जरा सोचिए, गगनचुंबी पहाड़ियों पर बने किले, जहां हर चोटी पर एक रहस्य था और हर घाटी में एक नया संघर्ष। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अब 11वीं शताब्दी के हिमालय की कल्पना कीजिए। शक्तिशाली कत्यूरी साम्राज्य का पतन हो चुका था और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ अराजकता। पूरे इलाके में छोटे छोटे हिस्सों में सत्ता बंट गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस बेहद दुर्गम और विशाल पहाड़ी इलाके में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 52 अलग अलग किले, जिन्हें हम गढ़ कहते हैं, वो मौजूद थे। और ये 52 गढ़ कोई साधारण इमारतें नहीं थी। ये 52 अलग अलग सत्ता के केंद्र थे। ये एक दूसरे से एकदम कटे हुए थे और हमेशा, जी हाँ, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। मतलब उस दौर में आपका पड़ोसी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कत्यूरी साम्राज्य के गिरने के बाद जो ये इतना बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ था, वो भरा कैसे गया? एक ऐसा इलाका जो भौगोलिक रूप से इतना कठोर है, जहाँ 52 अलग अलग महत्वाकांक्षी शासक अपने अपने किलों में बैठे हैं, वो अचानक एक मजबूत, सुखी और समृद्ध साम्राज्य में कैसे बदल गया? ये कोई मामूली राजनीतिक उलटफेर नहीं था, बल्कि मध्यकालीन हिमालय के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो आइए इस पूरी स्थिति की गहराई में चलते हैं। जब हम उस दौर के इस विखंडित परिदृश्य को देखते हैं, तो समझ आता है कि वहाँ हालात असल में कितने ज्यादा अस्थिर थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बंटवारा था, ये सिर्फ सत्ता का नहीं था। इस आपसी फूट ने पूरे के पूरे इलाके को बाहरी हमलों के सामने एकदम कमजोर और असुरक्षित कर दिया था। अब इसे देखिए, ये उस स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। इसमें चांदपुर और चौंदकोट जैसे गढ़ों के इन समूहों पर गौर करें। ये सभी गढ़ बिल्कुल ऊंचे पहाड़ी शिखरों पर बनाए गए थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये सिर्फ राजाओं के रहने की जगह न हो, बल्कि एक वॉच टावर यानी निगरानी मीनार का भी काम करें। इस बेहद ऊबड़-खाबड़ और खतरनाक इलाके में हर गढ़ अपने आप में एक अलग दुनिया की तरह था, जहां हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। गढ़ शब्द का सीधा सा मतलब है किला या दुर्ग, और इन गढ़ों के जो मालिक होते थे, उन्हें गढ़पति या ठाकुर कहा जाता था। अब दिक्कत ये थी कि ये गढ़पति आपस में ही इतना ज्यादा लड़ते रहते थे कि इनका सारा पैसा, संसाधन और ताकत सिर्फ आपसी युद्धों में ही खत्म हो जाती थी। इस लगातार चलने वाले अंदरूनी झगड़े का सबसे भयानक नतीजा ये हुआ कि ये पूरा मध्य हिमालयी क्षेत्र उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल की तरफ से होने वाले विदेशी आक्रमणों के लिए पूरी तरह से खुल गया। उन्हें सख्त जरूरत थी एक ऐसे तारणहार की जो इस बिखराव को रोक सके। और वो तारणहार आखिरकार 15वीं शताब्दी में सामने आया। यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे महानायक की, जिसने इस पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। परमार राजवंश के एक ऐसे शासक जिनके पास गजब का सैन्य कौशल तो था ही, लेकिन साथ ही एक महान साम्राज्य बनाने की दूरदृष्टि भी थी। हम बात कर रहे हैं राजा अजयपाल की। वो परमार राजवंश के 37वें राजा थे और उनका आना इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। सोचिए, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों वाली एकदम खड़ी चढ़ाई पर सैन्य अभियान चलाना, ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अजयपाल की सैन्य रणनीतियां इतनी अचूक और शानदार थीं कि उन्होंने एक एक करके इन सभी 52 आपस में लड़ते ठाकुरों और गढ़पतियों को हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, उन सभी को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। अब एक बहुत ही कुशल शासक ये बात अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ युद्ध जीत लेना ही काफी नहीं होता, राइट? इतने बड़े और दुर्गम पहाड़ी साम्राज्य को एक साथ बांधे रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक पकड़ की जरूरत थी। तो अब हम सिर्फ सैन्य विजय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कूटनीतिक और प्रशासनिक मास्टरी की बात कर रहे हैं जो इस पूरे एकीकरण को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थी। आइए अब देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। राजा अजयपाल ने सत्ता को केंद्रित करने के लिए बहुत ही चतुराई से अपनी राजधानी में बदलाव किए। शुरुआत में उनकी राजधानी चांदपुर गढ़ी में थी, फिर 1506 के आसपास उन्होंने इसे देवलगढ़ शिफ्ट कर दिया।
लेकिन उनका सबसे बड़ा रणनीतिक कदम आया 1517 में, जब उन्होंने राजधानी को श्रीनगर में स्थापित किया। श्रीनगर असल में एक अपेक्षाकृत मैदानी और बीच का इलाका था, और वहां से पूरे साम्राज्य पर प्रशासनिक कंट्रोल रखना कहीं ज्यादा आसान और प्रभावी था। तो इन 52 गढ़ों के इस महान एकीकरण के बाद क्या हुआ? इस इलाके ने इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व स्थिरता देखी। सदियों से चला आ रहा युद्धों का शोर अब एकदम थम चुका था, और अब शुरुआत हुई थी समृद्धि की, सुरक्षित सीमाओं की और एक नए स्वर्णिम युग की। अब इस बात पे गौर कीजिए जो वाकई सबसे दिलचस्प है। ये स्वर्ण मुद्राएं सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये इस बात का बिल्कुल ठोस और भौतिक प्रमाण है कि राजा अजयपाल का प्रशासन कितना ज्यादा स्थिर था और उनकी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से फल फूल रही थी। व्यापार लगातार विकसित हो रहा था, और ये साम्राज्य अब अपने पैरों पर बहुत मजबूती से खड़ा था। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो स्थानीय तंत्र परंपराओं में राजा अजयपाल के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। उस समय की तांत्रिक पांडुलिपियों में उन्हें चक्रवर्ती राजा की उपाधि दी गई थी। अब चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा सम्राट जिसका प्रभाव हर दिशा में बिना किसी रुकावट के फैला हो। ये बात सिर्फ उनकी बेहिसाब ताकत को नहीं दिखाती, बल्कि ये उस गहरी श्रद्धा और सम्मान को भी दर्शाती है जो आम जनता के मन में उनके लिए था, क्योंकि उन्होंने लोगों को सुरक्षित सीमाएं और एक बेहद स्थिर जीवन दिया था। लेकिन जो बात राजा अजयपाल को इतिहास में सिर्फ एक विजेता से कहीं ऊपर उठाकर एक सच्चा राष्ट्र निर्माता बनाती है, वो था उनका सोशल इंजीनियरिंग का शानदार मॉडल। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जब तक समाज अंदर से एक नहीं होगा, तब तक कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। उस समय के समाज में और खासकर सेना में जातियों के बीच छुआछूत और भोजन को लेकर बहुत गहरी दूरियां थीं। मतलब अलग अलग जाति के सैनिक एक साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते थे। जाहिर है, सेना की एकता के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। राजा अजयपाल ने इस समस्या को पहचाना और एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने सरोला ब्राह्मणों को अपने शाही रसोइयों के रूप में नियुक्त कर दिया। अब क्योंकि सरोला ब्राह्मणों का पकाया हुआ भोजन समाज की सभी जातियों के लिए स्वीकार्य था, तो इस एक कदम ने सेना के भीतर की सदियों पुरानी जातिगत बाधाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब सभी सैनिक एक साथ भोजन करने लगे, जिससे एक अटूट सैन्य एकता का निर्माण हुआ। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन सभी सैन्य और सामाजिक प्रयासों का जो अंतिम नतीजा निकला वो बिल्कुल साफ था। एक तरफ पहले वो 52 अलग अलग बिखरे हुए गढ़ थे, और अब दूसरी तरफ उन सबके एकीकरण से बना एक बिल्कुल नया नाम था, गढ़वाल। जी हाँ, ये कोई बहुत प्राचीन नाम नहीं था, बल्कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति ही 15वीं शताब्दी के इसी दौर में हुई थी। ये नाम इन 52 गढ़ों के एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में विलय का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। गढ़ों की भूमि अब एक अखंड वास्तविकता बन चुकी थी। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं परमार राजवंश के उस शासन के दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रभाव की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो आने वाली कई सदियों तक एकदम अडिग रहा। इन प्राचीन खंडहरों और राजसी वास्तुकला की छवियों को देखिए। भले ही ये आज खामोश हैं, लेकिन ये उस अटूट साम्राज्य की कहानी बयां करते हैं जो कई शताब्दियों तक शान से खड़ा रहा। कत्यूरी साम्राज्य के पतन के बाद जो जमीन कई टुकड़ों में बंट गई थी, वो राजा अजयपाल के नेतृत्व में फिर से एक साथ उठी और 1803 में हुए भीषण गोरखा आक्रमणों तक एक संप्रभु और पूरी तरह से एकीकृत शक्ति के रूप में कायम रही। आज जो हम गढ़वाल की अनूठी संस्कृति, वहाँ के लोगों की जीवटता और उनकी अखंड पहचान देखते हैं ना, वो रातों रात नहीं बनी है। ये उन्हीं 52 पहाड़ों, उन पर बने गढ़ों और आपसी संघर्ष से लेकर एक महान एकीकरण तक के सफर की उपज है। हमारे अतीत का दुर्गम भूगोल हमारे वर्तमान की पहचान को कैसे आकार देता है? इस सवाल के साथ ही हम एक ऐसे ठोस और स्थायी इतिहास को समझ पाते हैं जो आज भी लोगों के दिलों में गर्व से जीवित है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा इतिहास है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।